उनकी है। ओ हाँ, उसकी आधी, ठीक है। हाँ ठीक है भाभी जी, हो गया, मेरा हो गया। अच्छा आंटी आप अनम्यूट हो जाइए ना। प्रणाम आंटी। हाँ भाभी जी, जो मरणांतिक समुद्घात करके जाएगा जीव, 3 लोग को स्पर्श करेगा, तो फिर अपने उनको स्ट्रेट ही लेंगे, दंतक वाला, दंतक में जो है उस जीव को नहीं लेंगे, क्योंकि उसको तो फिर एक समय में कैसे करेगा, नहीं जाएगा। तो दंतक वाला नहीं लेंगे। नहीं, दंतक से 3 लोग को कैसे जाएगा? अगर नहीं, एकदम हाँ एकदम दंतक नीचे अधोलोक के दंतक में है, कहीं भी हाँ अधोलोक में दंतक में, तो हाँ, उसको ऊर्ध्वलोक में एकदम किनारे में रहा हुआ है, तो एक लोग एक समय में कैसे जाएगा? कैसे जाएगा ना, नहीं दंतक वाले नहीं लेंगे। ठीक है, हो गया भाभी जी, मेरा हो गया। उसमें भाभी जी। प्रियंका जी। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलो आंटी, पेज प्रश्न नंबर 239, पेज नंबर 56। अभी प्रज्ञापना सूत्र चलेगा, पूछ रहे हैं ना वो 269 क्या? हाँ 239 आंटी, प्रश्न नंबर 239, पेज 56। हाँ बोलो। आंटी, इसमें 4th पॉइंट में दिया हुआ है कि भवन विविध यंत्रों, शताग्नियों, मूसलों आदि शस्त्रों से घिरे हुए। तो आंटी यहाँ पर वो तो उनको शस्त्र, तोपों, इन सब की क्या जरूरत होती है? रात से ठाट बाट सुरक्षा है, इतने आंटी लोग स्वभाव से होते हैं या वहां पर भी मतलब ये सब चीजें चलती है, तलवार वगैरह ये सब? युद्ध में सब काम में लेते हैं ना। आंटी पर उनका वेकरी शरीर होता है ना। तो भी क्या हुआ, कटेंगे नहीं वापस? अगर आयु पूर्ण नहीं हो रही है तो वापस खंड खंड करके बिखेर भी दिया कोई तो जीवित हो जाएंगे, मिल जाता है ना कभी क्रिय शरीर तो। हाँ वही ना आंटी, इनको जरूरत रहती है क्या इन सब चीजों? हाँ, युद्ध में काम लेते हैं। भगवती सूत्र में चेड़ाकोणिक संग्राम में पढ़े थे ना कि वैमानिक तो कोई भी वस्तु को उठाते हैं तो वो शस्त्र रूप जैसा सोचते हैं, तलवार चाहिए, भाला चाहिए, पत्ता भी उठाए, कंकड़ भी उठाए, बन जाता है। लेकिन भोगवासी और मानव्यंतरों को, ज्योतिष को बनाना पड़ता है, वेक्रिय उत्तर वेक्रिय करके बनाना पड़ता है। हाँ आंटी। आंटी, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 240 वाला, इसमें है 5th वाला पॉइंट कि काले अगरबत्ती, श्रेष्ठ चीड़ा, लोबान। आंटी तो वहां पर भी ये सब चीजें मतलब होती है, मतलब अगरबत्ती भी लगाते हैं, धूप दीप वगैरह करते हैं? हाँ, करते नहीं है, वहां अग्नि तो है नहीं। हाँ पादा तेजस का एक तो यहीं पर है, 2.5 द्वीप में, मनुष्य क्षेत्र में ही है। उस प्रकार के पुद्गल हैं जो सुगंधित होते रहते हैं, धुआं निकलता रहता है सुगंधित, तो वो धुआं जैसे फोटो में कोई पेंटिंग बनी हुई है दिखता रहता है ना धुआं, तो उसी प्रकार देवलोकों में भी ये सब रहते हैं जिनसे धुएं जैसे पुद्गल निकलते रहते हैं, अग्नि नहीं है। पुद्गल की अपेक्षा ना आंटी? हाँ पुद्गल। और आंटी, इसका फर्स्ट पॉइंट है जैसे लीपे पुते होने के कारण भवन प्रशस्त रहते हैं, हाँ, इसको कैसे समझेंगे? इसका मतलब है वहाँ पेंट और नहीं करने पड़ते हैं, उनको वार्निश नहीं करनी पड़ती है, सभी रत्न में है। दीवालें आदि भी जो है, जैसे नई दीवार कोई पेंट करे घर को तो एकदम नया लिपा पुता होता है तो अच्छा लगता है ना। हाँ प्रेशर्स तो उनके हर समय वैसे ही रहता है। अच्छा आंटी, इसका नेक्स्ट पेज 244 क्वेश्चन नंबर। पूरा पढ़ रही हो शुरू से? हाँ आंटी। बहुत अच्छी बात। भगवती भी पढ़ रही हो साथ में? भगवती नहीं पढ़ रही आंटी, अभी यही चल रहा है। भगवती वो सेकंड वाला जो आप करवा रहे हो बस वही चल रहा है। हाँ बोलो। आंटी, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में लिखा है कानों में कुंडल सुशोभित होते हैं, हाँ, और नोट में दिया है कि भवनवासी देव एक बाएं कान में कुंडल पहनते हैं। हाँ, तो वो कुंडल सुशोभित होता है, इतना ज्यादा उनका चमकीला रहता है, इतने उच्च कोटि के जवाहरात रहते हैं कि चेहरा उससे दमकता रहता है। आंटी तो यहाँ कानों में दे रखा है, यहाँ पर भी कान कर ले क्या कि कान में कुंडल सुशोभित होते हैं? उनके कानों में, यानी बहुत बहुवचन भवन वासियों की अपेक्षा कर लो। नहीं आंटी, नीचे तो एक ही कान में दिया हुआ ना, एक बाएं कान में। नहीं, आगम में तो कानों में कुंडल सुशोभित होते हैं, यही शब्द है, लेकिन ऐसे कथा इनमें मिल रहा है ग्रंथों में कि ये एक बाएं कान में कुंडल पहनते हैं। कई लड़के होते हैं ना आजकल एक ही कान में कुंडल पहनना है, और कुछ पहन लेते हैं कान में और वैसे। अच्छा, तो ये मिला था किसी ग्रंथ में तो लिख दिया, ये भी मूल पाठ में कानों ही था। तुम बोल रही हो ना तो मेरे को भी लिखते वक्त लगा था, फिर मैंने कहा मूल पाठ में ये आंटी पढ़ रही थी तो थोड़ा अजीब लगा कि इधर कानों दिया है, पीछे एक कान दिया है। बहुवचन से होगा। हाँ आंटी।
आंटी और प्रश्न नंबर 261 या पेज कोट 65। देवियां पहनती होगी, हाँ आंटी। देवियां पहनती होगी तो औगिक कथन है। देवी का हाँ। शब्द अलग तो है नहीं ना, तो वो हाँ दोनों नहीं पहनती होगी, उस अपेक्षा से हो सकता है। अच्छा आंटी प्रश्न 261 पेज नंबर 65। हाँ बोलो। आंटी इसमें लास्ट में दिया है 5th पॉइंट के लास्ट में कि दक्षिणार्ध में चंद्र सूर्य का जिस ग्रह और नक्षत्र से संयोग होता है, संयोग होता है को कैसे समझेंगे आंटी? संयोग होगा ना, जैसे नक्षत्र समभूमि से 800 योजन ऊपर है सूर्य, उसके 884 ऊपर ये चंद्र गति कर रहा है ना, जहाँ मेरा हाँ। हाथ है सूर्य गति कर रहा है, इसके ऊपर ये कर रहा है, और हाँ। इसके ऊपर में मान लो कि ये गति कर रहा है, नक्षत्र है इसके ऊपर 4 योजन ऊपर है। हाँ। कभी ऐसे होता है इनका संयोग, जब बोलते हैं ना सूर्य के साथ संयोग है, ये नक्षत्र इस मंडल में है, रेड पेन का जो ढक्कन है ये कोई नक्षत्र है, ये आया और नीचे सूर्य ठीक इसके नीचे है, तो हाँ। दोनों का संयोग हो गया ना गति करते हुए। इसी प्रकार कोई ग्रह का भी, ग्रह है और ऊपर और नक्षत्र उसके नीचे, तो दोनों संयोग हो गए। चंद्रमा से नक्षत्र का संयोग हो गया, यहाँ ये नक्षत्र गति करता हुआ आया इस पर, और इसी स्थान पर चंद्रमा भी आ गया। पहले यहाँ था, ये फोन खत्म हो रहा है, इस अंगुली के पास था, अंतिम हाँ। मंडल में था, घूमते घूमते इधर आते हैं, इधर जाते हैं ना ये, हाँ। तो नक्षत्र तो अपने मंडल में ही घूम रहा है। ये जो रेड है ये नक्षत्र इसमें इसी में घूमेंगे, तो हाँ। इसके ठीक नीचे आना, इसको संयोग कहते हैं। अच्छा आंटी तो यहाँ पे दिया हुआ ना कि ये पंक्तियों में ही अपनी सूर्य चंद्र अपनी समश्रेणी पंक्तियों में ही गति करते रहते हैं, हाँ, फिर ये मतलब कैसे आएंगे, इनका संयोग कैसे बैठेगा? तो वे वही वही गति करेंगे ना। वहां कैसे? नक्षत्र अपने मंडल में, ये नक्षत्र का मान लो पहला मंडल है, इसको 8 भागों में कर लो, ये दूसरा मंडल है, खोल दिया मैंने, तो हाँ। इसमें जो नक्षत्र है वो इसी में घूमेंगे। इस नक्षत्र में जो ये मंडल में जो नक्षत्र है वो इसी में घूमेंगे। जबकि चंद्र सूर्य क्या करते हैं, पहले प्रथम मंडल में, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे जाते जा रहे हैं, फिर वापिस ऐसे आते हैं, तो कभी कभी आते जाते इनका संयोग हो जाता है, ऊपर नीचे एक ही स्थान, कभी कभी नहीं होता है, ऊपर हेलीकॉप्टर भी दिख जाता है, प्लेन भी उसके ऊपर, नीचे गाड़ी भी चल रही है, ट्रेन भी चल रही है, चारों चीजें कभी कभी दिख जाती है ना, हाँ हाँ आंटी आ गया वैसे समझना। हाँ आंटी। आंटी इसके नेक्स्ट पेज में और एक है प्रश्न 269 पे। हाँ बोलो। इसमें है कि बनते पर्याप्तक अपर्याप्तक वैमानिक देवों के स्थान कहाँ गए हैं, कहाँ कहे गए हैं? फिर इसमें उत्तर है गौतम इस रत्न प्रभ पृथ्वी के बहुसम एवं रमणीय भूमि भाग से ऊपर चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा रूप ज्योतिष कौन से अनेक 100 योजन अनेक हजार योजन, तो आंटी अनेक 100 योजन अनेक हजार योजन इनको कैसे समझेंगे? अलग अलग दे रखा है। देखो भगवान ने कितना बताया, हर एक को करोड़, भगवान महावीर स्वामी ग्राम नगर पूर्व पाटन जंगलों में भी, इधर भी कहीं कोई प्रश्न पूछ लिया, कई ग्रामीण बैठे हैं, करोड़ अरब खरब रज्जू असंख्य करोड़ा करोड़ी आदि बोलो नहीं जान रहे, तो अनेक लाख, कोई लाख में समझ जाता है, करोड़ में समझ जाते हैं, तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। अच्छा आंटी इसको मैंने मतलब ऐसे समझा कि जैसे समभूमि से अनेक 100 योजन में जैसे एक देवलोक आता है, अनेक हजार योजन में और एक आता ही देवलोक नहीं, आता है, आता ही नहीं है। वैसे समभूमि ही से आता कितना है। ऊपर है, 1.5 रज्जू ऊपर बोल रहे हैं, उसमें असंख्य करोड़ा करोड़ी योजन हो जाता है, तो असंख्य करोड़ा करोड़ी योजन ऊपर ही है। ये भाषा शास्त्रकारों ने इसलिए प्रयोग में की कि कोई है नहीं समझ रहा, अगर कोई करोड़ अरब ये वो बोलो, कई लोगों को संख्याएं नहीं आती है ना इतनी, हाँ तो हर एक के लिए समझ में आ, हर एक को समझ में आ जाए। मतलब है तो करोड़ा करोड़ योजन ऊपर है हाँ आंटी, हाँ असंख्य करोड़ा करोड़ योजन ऊपर, लेकिन हाँ बस ये अनेक 100 योजन अनेक हजार योजन सिर्फ समझाने के हिसाब से दिया हाँ गया हाँ। इसी ना। ठीक है आंटी एक प्रश्न नंबर 273 प्रियंका जी एक लास्ट है श्वेता जी, एक लास्ट है बस। हाँ बोलो। इसमें दिया है कि देव शिथिल और श्रेष्ठ मुकुट के धारक होते हैं, इसमें शिथिल का अर्थ क्या समझेंगे? शिथिल यानी बहुत टाइट नहीं कि वो उनके अनकंफर्टेबल रहे। ओ ठीक है आंटी, थैंक यू कमला आंटी। अरे इसमें थैंक यू क्या, थैंक यू तो मैं तुम लोगों को दूंगी। हाँ बोलिए कमला भाई। हाँ जय जिनेन्द्र भाभी जी। जय जिनेन्द्र। जैसे मैं ये 107 रज्जू का लिखाया था कि 2,09,000 दो संख्या धनवाद तनवाद इतना मतलब 7 रज्जू हुआ, तो इसमें अधोलोक में लिखा हुआ है कि 7 रज्जू जाजेरा है। उपयुक्त राशि में 1800 योजन का त्रियंश लोक का क्षेत्र कम करने के बाद की राशि जाजेरा में जानेगा।
हाँ, तो तिर्यक लोक 1800 योजन का है, वो छोड़ दो, उसके बाद पूरा अधोलोक की है। नहीं तो अधोलोक आ गया जब 1,99,100 आया, मतलब 1800 कम किया तब इसमें 2 लाख में। एक बार 2 बोर्ड लाख आज बोर्ड, हाँ बोर्ड में काम हो रहा है, 2 मिनट में बता देते हैं, सबके क्लियर हो जाएगा ये। श्वेता बता दो ना एक साइड में थोड़ा लिख कर। हाँ आंटी, रूबी जी आप पूछ लीजिए। आंटी मैं बुक लाती हूँ, वो लिख के नहीं आई आज। रूबी जी आप पूछ लीजिए प्रश्न अपना, और नहीं हो तो फिर प्रतिभा जी आप 469 से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ। आंटी क्वेश्चन नंबर 334 पेज 86। 334 हाँ पेज 86 क्वेश्चन 334। हाँ बोलिए। आंटी इसमें आपने बताया ना कि जैसे 62 प्रतर होते हैं फुल ऊर्ध्वलोक में, और हर प्रतर में 62 विमान है, फिर सेकंड में 61 है, फिर 60 विमान है, ऐसे तो आंटी 335 में जैसे देवलोक के कुल विमान की संख्या दी हुई है 32 लाख, तो फिर ये कैसे कैलकुलेशन होगा आंटी? ये इतनी बाकी पुष्पावकीर्ण है दिया अच्छा। हुआ है ना, देखिए 1707 आंवले का प्रवेश निकल गया, बिखरे हुए भी तो हाँ। इतने बता रहे हैं ना, ये चांद सूर्य ये वो सब ये पुष्पावकीर्ण विमान है। अच्छा 1700 62 करके हाँ, टोटल बस 1707। वो गिनेंगे ना, 62 61 ऐसे करते जाएंगे, तो सौधर्म देवलोक में कितनी प्रतर है उतनी निकाल लो, तो 1707 निकल रही है उसके। ठीक है आंटी, हो गया क्लियर। और एक ही पूछा था आंटी, देव कृष्ण पक्षी होते हैं या शुक्ल पक्षी? दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। हाँ ठीक है हाँ, आंटी, थैंक यू। भव सिद्धिक भी होते हैं, अभव सिद्धिक भी होते हैं, सभी होते हैं। ठीक है, थैंक यू आंटी। कहाँ से बोल रहे हैं? तेजपुर से। अच्छा, सुनीता जी सुराना। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी जो ये 62 प्रतर आपने बताई अभी, तो ये कैसे समझे? 26 देवलोक में 62 प्रतर कैसे समझे आंटी? ये है ना किया हुआ है ना, पहले भी आया हुआ है, पहले भाग में भी। प्रश्न नंबर बता देना ना, कोई कितने देवलोक में कितनी प्रतर है, ये पहले भाग में भगवती प्रश्न माला में सारा दिया हुआ है। हाँ आंटी, पृथ्वी का थोकड़ा में दिया हुआ है, पृथ्वी आदि का जो थोकड़ा है ना, संभावना शतक 6 में आपके है। पास है क्या सुनीता जी किताब प्रश्नमाला? हाँ है आंटी। भगवती सूत्र की पहले भाग में देखो, अच्छा ठीक है। इसमें पृथ्वी पूरा आदि का दिया जो हुआ पोखरा है है। उसमें छठे उद्देशक में शतक में क्या? भाग 2 में भी है आंटी, भाग 2 में भी है, भाग 1 में भी है। भाग 2 में भी है और भाग 1 में भी है। प्रश्न नंबर इनको क्वेश्चन बताना नंबर होगा। है 1700, क्वेश्चन नंबर 1755, पेज नंबर 318। और थोकड़ा है ये तमस्काय का थोकड़ा है, संभावना या लोकांतिक देवों का थोकड़ा है। ठीक है मैं पेज देख। 318, क्वेश्चन नंबर 1755। ठीक है हाँ ठीक है वो मैं। हाँ कविता भाई, वो करा रही है अभी ना श्वेता बोर्ड में एक बार। नहीं, मैंने तो इसी के लिए फोन किया था कि प्रतर का इसी के अंदर भी है, प्रज्ञापना में भी तो है 227 में क्वेश्चन। 227 खोलो एक बार। नहीं ये नहीं पूछ रहे हैं ना, वो देवलोकों के 227 में तो क्या दिया हुआ है, नरकावासों का दिया हुआ है, वो देवलोक का पूछ रही है। इसका वास्तव है। ये देवलोक का पूछ रहे हैं सुनीता जी। हाँ कमला जी, हो गया कमला भाई, बोलो शुरू करो। आंटी मेरा मतलब ये डायग्राम मैंने इसके लिए बनाया था 472 के लिए, इसी में बता देती हूँ। जैसा आंटी ने बताया ना, यहाँ पर ऊर्ध्वलोक, ऐसे करो, यहाँ मेरा पर पिन कर, तुम दिख नहीं रही हो तो मेरा बंद कर दो एक बार। सोनम जी एक बार आप हेल्प करेंगे क्या मेरी? आंटी का हटाएंगे, एक मिनट, एक मिनट आंटी, हाँ हाँ श्वेता दी, आपको स्पॉटलाइट हटा दीजिए ना। हाँ मैं आपको कर देती हूँ। हाँ अब दिख रहा है आंटी? हाँ दिख रहा। हाँ, जैसे उस क्वेश्चन में जो गणित आई थी ना, देशों सात रज्जु, पहले पॉइंट में था देशों सात रज्जु, यानी कि ऊर्ध्वलोक की बात हो रही है, देशों सात रज्जु की। तो ये वाला जो है ना, ये तिर्यक लोक का दंतक है। मान लेते तिर्यक लोक यहाँ तक आया हुआ है, ये क्षेत्र जो है ये 900 योजन का तिर्यक लोक का क्षेत्र है। तो इसके ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इतना जो क्षेत्र है, ये है देशों सात रज्जु का। ठीक है, ये देशों सात रज्जु का।
फिर यहाँ पर समभूमि से ऊपर तिर्यक लोक, यहाँ मान लीजिए असत कल्पना से समभूमि या मिडल में ही रहेगी, समभूमि यहाँ मिडल में रहेगी, इससे ऊपर ये 900 योजन का क्षेत्र लिया है, ये पूरा इतना समभूमि मिडल में, इससे ऊपर 900 योजन का क्षेत्र लिया है। फिर उसके बाद में समभूमि से नीचे इतने क्षेत्र में 1,80,000 में रत्न प्रभा पृथ्वी की मोटाई है, 1,80,000 योजन रत्न प्रभा पृथ्वी की मोटाई। उस रत्न प्रभा के जस्ट नीचे मान लीजिए ये इतनी 20,000 योजन की गगनोदधि है, ये रत्न प्रभा पृथ्वी ये इस तरह से रही हुई है, इसके आगे ये इस तरीके की बलियाकार क्या रहती है, 20,000 योजन की गगनोदधि है। फिर इसके नीचे वापस गगनोदधि के नीचे घनवात आएगी, घनवात कितनी है, असंख्य 1,000 योजन की। फिर उसके नीचे तनुवात आएगी, तनुवात है असंख्य 1,000 योजन की, ये वाली है गगनोदधि, ये है घनवात, ये है तनुवात। फिर इसके नीचे आएगा आपका अवकाशांतर, खाली आकाश जिसको बोलते हैं अवकाशांतर। तो इतना आप क्रॉस करो, रत्नप्रभा पृथ्वी क्रॉस करो, गगनोदधि क्रॉस करो, घनवात पूरा क्रॉस करो, तनवात पूरा क्रॉस करो, उसके बाद ये अवकाशांतर जो है इसका असंख्यतम भाग क्रॉस करो, मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस किया, तब आप इसका पूरा जो लोक है उसका मध्य भाग आता है। तो ये लोक का नक्शा एग्जैक्ट नहीं है बनाया मैंने, ये थोड़ा और नीचे जाएगा, अगर इसको लेना है तो मैं इसको और नीचे ले लेती हूँ। ये रत्नप्रभा पृथ्वी से 20,000 योजन घनवात तन्वात और अवकाशांतर करके मान लीजिए असत कल्पना से यहाँ पर आया है। तो ये जो इतना क्षेत्र है ना, ये इतना क्षेत्र कहलाता है 7 रज्जु पूरा, और उसके नीचे का पूरा 7 रज्जु, 14 रज्जु लोक है ना, तो 7 रज्जु यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, नीचे का 7 रज्जु होगा। डायग्राम मुझे एग्जैक्ट नहीं बनाया, आप इसको समझ जाइएगा बस। अब सेकंड पॉइंट आंटी हो गया ना, ऊर्ध्वलोक देशों 7 रज्जु है, 7 रज्जु में क्या करना है आपको, 7 रज्जु कितना हो गया, ये इतना हो गया, उसमें कम क्या किया आपने, 900 योजन से लेकर के ये जो असंख्यतम भाग है उतना कम समझना है आपको 7 रज्जु में। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 7 रज्जु है, देशों 7 रज्जु यहाँ तक किए, तो उसमें कम क्या किया, 900 योजन, 1,80,000 योजन की ये, 20,000 योजन की ये, फिर गगनोदधि घनवात तन्वात और अवकाशांतर का पोर्शन, इतना आपको कम करना है। अधोलोक 7 रज्जु झांझेरा है, तो अधोलोक में क्या करना है आपको, अधोलोक को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो पूरी राशि थी, इस राशि में से 1800 योजन का ये पूरा जो तिर्यक लोक का क्षेत्र है ना, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक तिर्यक लोक आता है, तो इसके नीचे अधोलोक स्टार्ट हो रहा है ना, अधोलोक इसके नीचे स्टार्ट हो रहा है, अधोलोक झांझेरा बताया हुआ है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन होगा उसको अधोलोक कहलाएंगे, क्योंकि इसमें तिर्यक लोक का क्षेत्र भी सम्मिलित हो गया ना, तो तिर्यक लोक को अपने को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, देखो समझना कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक देशों 7 रज्जु हो गया, नीचे वाला क्या है 7 रज्जु माठेरा है, मतलब दोनों को प्लस करेंगे, देशों 7 रज्जु को, और यहाँ से यहाँ तक तो 14 रज्जु हो गया। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, जिसको हमने बोला कि 7 रज्जु झांझेरा है या 7 रज्जु से कुछ अधिक है माठेरा, उसमें अपने को तिर्यक लोक का क्षेत्र तो कम करना पड़ेगा ना, वो अधोलोक तो नहीं है ना, इसलिए नीचे लिखा है कि 1800 योजन का तिर्यक लोक का क्षेत्र अपने को कम करना। हो गया आंटी? कमला भाई हो गया आपका, जो सब बातें थी ना वहां पर अभी जो अलग लिख के बताई है, उनमें से कम होगा उतना क्षेत्र। आप 1-2 बार बैठ कर लिखिएगा, ऐसे ही बना के आ जाएगा। प्रतिभा जी क्वेश्चन नंबर 469 से शुरू करें। हाँ, प्रणाम भाभी जी, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। प्रश्न 469, अल्प बहुत्व के आधार बिंदु कौन से हैं? उत्तर: 1 स्वस्थान, 2 क्रीड़ा आदि के निमित्त रहना, 3 मारणांतिक एवं वैक्रिय समुद्घात, और 4 क्षेत्र का परिमाण, यानी क्षेत्र बड़ा तो जीव अधिक। प्रश्न 470, 1 से 2 जीव तिर्यंज, 3 से 8 एकेंद्रीय और 5 स्थावर, ये 6 बोल, 9 से 14 6 बोलों के पर्याप्त, और 15 से 20 6 बोलों के अपर्याप्त।
इन 20 बोलों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक में सबसे थोड़े 2, उनसे अधोलोक तिर्यक लोक में विशेषाधिक 3, उनसे तिर्यक लोक में असंख्य गुणा 4, उनसे त्रिलोक में असंख्य गुणा 5, उनसे ऊर्ध्वलोक में असंख्य गुणा 6, उनसे अधोलोक में विशेषाधिक। नोट, शास्त्र में 20 बोलों की अल्प बहुत्व अलग अलग दी है, किंतु इनकी अल्प बहुत्व एक समान होने के कारण थोकड़े में एक साथ दी गई है। प्रश्न 471, उपर्युक्त 20 बोलों के जीव सबसे थोड़े ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक में क्यों है तथा अधोलोक तिर्यक लोक में इनसे विशेषाधिक क्यों है? उत्तर, तिर्यक लोक से अधोलोक में और अधोलोक से तिर्यक लोक में उत्पन्न होने वाले मारणांतिक समुद्घात की अवस्था में रहे हुए जीव और इन दोनों क्षेत्रों को एक साथ स्पर्श करके रहने वाले जीव यहाँ ग्रहण किए गए हैं। इसमें ऐसे कर 1 2 पॉइंट कर लो। स्टार्टिंग वाला पॉइंट 1 है और बाद में एक ग्रहण किए गए, इसके बाद पॉइंट 2 कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। ग्रहण किए गए से पॉइंट 2 ना? हाँ, किए गए उसके बाद पॉइंट 2। चूंकि ऊर्ध्वलोक से अधोलोक का क्षेत्र विशेषाधिक है, अतः ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक से तिर्यक लोक में अधिक जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए अधोलोक तिर्यक लोक में विशेषाधिक कहे गए हैं। श्वेता, बोर्ड में बता दोगी एक बार ये दोनों पॉइंट्स? ठीक है, एक और पढ़ लो, 2 साथ में बता देगी। 3 पढ़ लो, इसके साथ में बता देना। अच्छा, प्रश्न 472, अधोलोक तिर्यक लोक समुद्र में भी है, अतः बादर निगोद आदि के जीव अत्यधिक हैं, तो भी ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक से विशेषाधिक ही क्यों है? संख्य गुणा आदि क्यों नहीं है? उत्तर, समभूमि से 3.5 रज्जु। नहीं, इसको 3.25 कर लो, इसको भी 3.25 कर लो। नोट में भी पॉइंट 1 में फर्स्ट लाइन में 3.25 कर लो और नीचे लिख लो नोट में जो सेकंड लाइन है, वर्णन पद 2 में प्रश्न संख्या 283 में किया जा चुका है। ये क्या लास्ट वाला लाइन क्या बोले भाई जी? नोट में सेकंड लाइन में सब लिख लीजिए, इसका वर्णन पद 2 में लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ, पद 2 में अब यहाँ ऐड कर लो प्रश्न संख्या 283 में। पढ़ू? 283 चेक करो। अच्छा, पेज नंबर 71। 5वां देवलोक कितना ऊंचा बताया देखो। सब कोई 283 खोलिए। समभूमि से 5वां देवलोक 3.25 रज्जु है ना, 3 और 1/4 रज्जु ऊंचा है। वहां गलती से लिखी गया 3.25 रज्जु। 3.25 है ना, यहाँ 3.5 लिखा हुआ था, वो गलत था। 5वां देवलोक है 5 रज्जु चौड़ा, वो समभूमि से 3.25 रज्जु ऊपर जाने पर है। कल 2 की जगह 4 लिखना है, मतलब उत्तर, समभूमि से 3.25 रज्जु ऊपर जाने पर ऊर्ध्वलोक 5 रज्जु चौड़ा होता है, जबकि समभूमि से 3.5 रज्जु नीचे जाने पर अधोलोक लगभग 3.5 रज्जु ही चौड़ा होता है। ऊर्ध्वलोक में विस्तार वृद्धि शीघ्र हुई है, अतः
संभावना है कि ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक का स्थान थोड़ा अधिक चौड़ा है, इसलिए सूक्ष्म निगोद आदि जीवों की संख्या अधिक हो जाती है। इस कारण से अधोलोक तिर्यक लोक में जीव विशेषाधिक कहे गए हैं। हम पहले गहराई से रफ पेपर सामने लो, सब कोई चिंतन करो, अपने आप लोक का नक्शा बनाओ, इसमें हर प्रश्न में सब प्रैक्टिस करना। ये विषय सबको बहुत हालातकारी नहीं लगता है, लेकिन बनाना है। जैसे अल्प बहुत में गणित करते रहे, अच्छी लगने लगी ना, तो ये बनाओ ऊर्ध्व तिर्यक लोक। ये थोड़ा बड़ा बना लो, समभूमि के बाद ये जल्दी हो गया ना चौड़ाई में, जबकि ये नीचे वाला क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है, बाद में ज्यादा बढ़ा है, ऊपर तो घटता गया, एक रज्जु हो गया। तो ये क्षेत्र थोड़ा सी बड़ा है, थोड़ा जल्दी बड़ा हो गया, इसलिए विशेषाधिक किया। आंटी प्रणाम आंटी। आंटी ऊपर तो 3.25 रज्जु किया, नीचे 3.5 रज्जु ही रखना है ना? हाँ, नीचे 3.5, ये 3.5 जाने पर 3.5 रज्जु ही चौड़ा हो रहा है। ठीक है आंटी। हाँ, और वो ये 3.5 रज्जु जाने पर तो कितना हो जाएगा? 5 में देशों रह जाएगा। 5 मिनट। हाँ, पढ़ो। नोट, 5वां देवलोक 3.25 रज्जु ऊपर जाने पर है। देवलोकों की ऊंचाई का वर्णन पद 2 में प्रश्न 283 में किया जा चुका है। प्रश्न पॉइंट नंबर संख्या, क्या है भाभी जी, क्या बोले? प्रश्न संख्या। ओ, प्रश्न संख्या। हाँ, बोलो। मैंने प्रश्न ही लिख लिया था इसलिए। पॉइंट नंबर 2, समभूमि से एक रज्जु झाझेरा नीचे जाने पर प्रथम पृथ्वी के नीचे का आकाश समाप्त होता है। 2 रज्जु झाझेरा जाने पर दूसरी पृथ्वी के नीचे का आकाश समाप्त होता है। आकाश वही घनोदधि, घनवात, तनवात के बाद जो अवकाशांतर आता है ना, वो समाप्त हो रहा है, वहां की सीमा बता रहे हैं। यावत 7 रज्जु झाझेरा जाने पर 7वीं पृथ्वी के नीचे का आकाश समाप्त होता है, यानी लोक का अंत हो जाता है, अधोलोक का। प्रश्न 473, तिर्यक लोक से त्रिलोक में 20 वोलों के जीव असंख्येय गुणा अधिक क्यों है? उत्तर, 1800 योजन के तिर्यक लोक में बादर निगोद के अनंत जीव एवं असंख्य त्रस जीव हैं। इन जीवों से भी सिर्फ त्रिलोकवर्ती मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीव असंख्येय गुणा अधिक है। त्रिलोक को स्पर्श किए बिना भी मारणांतिक समुद्घात करने वाले बहुत जीव सदैव रहते हैं। तिर्यक लोक में भी बहुत जीव है, देखो कितने जीव, खाली बादर निगोद के और त्रस क्यों, पृथ्वी का एक अपकाई, ये भी सब इतने रहते हैं। उनसे भी जो मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीव है, वो असंख्य गुना अधिक होते हैं। यानी कितने जीव मारणांतिक, और सभी मरते हैं, वो मारणांतिक समुद्घात से मरते नहीं है, असमोया मरण से भी मरते हैं, और बिना त्रिलोक को स्पर्श किए भी मरते हैं। कोई ऊर्ध्वलोक में तो ऊर्ध्वलोक में ही काल करके वहीं उत्पन्न हो गए केंद्रीय जीव, तिर्यक लोक में वहां के वहां उत्पन्न हो गए, अधोलोक में हो गए। या कोई होगा कि ऊर्ध्वलोक से अधोलोक तिर्यक लोक की सीमा तक, ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक की सीमा तक आ रहा है खाली, और वहीं पर उत्पन्न हो जा रहा है। कोई होता है कि वहां से त्रस में तिर्यक लोक में आ गया, तो 2 बोलों को थोड़ी इसकी अनुप्रेक्षा जरूर करो सब कोई, कि जरूरी नहीं है कि सब जीव त्रिलोक का स्पर्श करें। ये जीव 20 बोलों के जीव है, कौन कितने प्रकार से स्पर्श कर रहा है। एक ऊर्ध्वलोक का जीव है, समझ लो, ऊर्ध्वलोक का ऊर्ध्वलोक में ही जन्म लेके मर रहे हैं। 6 भरे हुए सूक्ष्म जीव, बादर जीव, एक इंद्रिय के सूक्ष्म बादर दोनों ऊर्ध्वलोक में ही वो जन्म मरण कर रहे हैं अभी विवक्षित समय में। कोई जीव है ऊर्ध्वलोक और ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक की प्रतर तक आके वहां जन्म मरण कर रहे हैं। तो वो कितने बोलों का स्पर्श किया? मारणांतिक समुद्घात से भी आया तो 2 बोलों का स्पर्श किया। कोई आया नीचे तिर्यक लोक को स्पर्श किया और अधोलोक तिर्यक लोक की सीमा तक आकर रुक गया, वो त्रिलोक में नहीं पहुंचा अभी तक,
तो वो कितने प्रकार को स्पर्श किया, ऐसे यहीं रुक गया, त्रिलोक की स्पर्श नहीं हुई उसकी। तो ऐसे थोड़ा चिंतन कर लेना सब। धातव्य बिंदु। लोक जन्म मरण के भयंकर दुखों से पीड़ित जीवों से भरा हुआ है। अब बोर्ड में एक बार करा दो ना। पहले 6 बोल भी क्लियर कर दो ना। श्वेता दी आपको कर दिया स्पॉटलाइट पे। ओके, हाँ। यहाँ पर देखिए, ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक किसको बोलना, यहाँ पर ऊर्ध्वलोक, यहाँ पर तिर्यक लोक खत्म हो रहा है और ऊर्ध्वलोक स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये एक प्रतर नहीं, ये 2 प्रतर समझना, और इसके आसपास की अनेक प्रतरें आ जाएगी, क्योंकि 2 प्रतरों में जीव नहीं समा सकता। तो इन दोनों प्रतरों के योग को, यानी कि इनके आसपास की जितनी प्रतरें रहेगी ना, उन सबको ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक कहेंगे। इसी तरह से अधोलोक तिर्यक लोक, यानी कि यहाँ अधोलोक स्टार्ट हो रहा है तो ये अधोलोक की टॉप प्रतर, और तिर्यक लोक यहाँ समाप्त हो रहा है तो तिर्यक लोक की सबसे नीचे वाली प्रतर। अब इन दोनों प्रतरों के योग को, यानी कि इनके आसपास की जो प्रतरें रहेगी ना, उन सबको अधोलोक तिर्यक लोक कहेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक से अधोलोक तिर्यक लोक में जीव विशेषाधिक है। तो उसका कारण क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर कौन से जीव है जो विशेषाधिक है। यहाँ पर आपका सलीलावती वप्र विजय आ गई, आपके बहुत सारे समुद्र हैं, इसके कारण यहाँ पर एक तो हो गया कि ये भवस्थ अवस्था में रहने वाले जीव हो गए, और उसके अलावा मारणांतिक समुद्घात वाले अवस्था में रहे हुए जीव यहाँ पर लिए गए। यहाँ कौन से जीव लिए, एक तो मारणांतिक समुद्घात वाले और भवस्थ अवस्था में रहे हुए, कि समुद्र है इतने सारे, गांव आ गया सलीलावती और वप्र विजय और ये सब, तो उनको लिए गए हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर विशेषाधिक क्यों बताए हैं। एक तो ये पूरा क्षेत्र छोटा है, मारणांतिक समुद्घात जीव की बात चल रही है ना, तो वेक्रिय समुद्घात, आहारक समुद्घात सभी आ गया, जीव में सभी हाँ, आ यहाँ जाएंगे। पर फिर एकेंद्रिय हाँ की हाँ, अलग यहाँ बात सभी करेंगे। समुद्घात वाले आ जाएंगे। हाँ, एकेंद्रिय ठीक में है। भी वेक्रिय समुद्घात वायुकाय की अपेक्षा आ जाएगा। समुचय एकेंद्रिय के बोल में 5 स्थावर अलग अलग बोलेंगे, तब वेक्रिय नहीं आएगा। तो आंटी यहाँ पर आदि लगा दीजिए ना, 471 में सेकंड लाइन में, मारणांतिक समुद्घात आदि की अवस्था में रहे हुए जीव। हाँ, वो समुचय दे दिया है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कहे कि ऊर्ध्वलोक से अधोलोक का क्षेत्र विशेषाधिक है। ऊर्ध्वलोक वैसे भी देखिए 7 रज्जु, देशों 7 रज्जु है, अधोलोक 7 रज्जु माठेरा है। तो ऊर्ध्वलोक से यहाँ पर जीव कितने हैं, 8 रज्जु विशेषाधिक। झाजेरा है, 2 लोग। हाँ, 7 रज्जु झाजेरा है, ये क्षेत्र बड़ा है, ये क्षेत्र ऊर्ध्वलोक का छोटा है, इसके कारण यहाँ पर जीव विशेष ज्यादा बताएं। अब ज्यादा में प्रश्न उठ रहा है 472 के अंदर। आपने पहले कह दिया कि क्षेत्र बड़ा है तो जीव ज्यादा है यहाँ पर ज्यादा में विशेषाधिक की क्यों कहे, आपको संख्या गुणा बोल देना चाहिए था। सब समझ गए ना इसमें। समुद्र आ गए। श्वेता 471 क्लियर हो गया ना। रूबी जी आपका क्लियर हुआ 471? 2 पॉइंट है ना। हुआ आंटी। ठीक है। कोई जीव ऐसा है जो तिर्यक लोक से अधोलोक में, इसमें आने वाले जीव कहाँ से होंगे, अधोलोक ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक में जाने वाले जीव कहाँ से होंगे, जो तिर्यक लोक से ऊर्ध्वलोक में उत्पन्न हो रहे हैं, या ऊर्ध्वलोक से तिर्यक लोक में उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर अधोलोक तिर्यक लोक में कौन से रहे, मारणांतिक समुद्घात वाले जीव कौन से रहे, जो अधोलोक से इस तिर्यक लोक में उत्पन्न हो रहे हैं, या तिर्यक लोक से अधोलोक में उत्पन्न हो रहे हैं, वो हो गए मारणांतिक समुद्घात वाले। इसके अलावा वैक्रिय समुद्घात वाले भी जीव हो सकते हैं, जैसे वायुकाय वाले बताए। यहाँ पर सलीलावती और वप्र विजय है, और समुद्र में है, उसमें पंचेंद्रिय तिर्यंच है, उस अपेक्षा से भी वैक्रिय समुद्घात हो सकता है। आहारक शरीरी मुनिराज भी हो सकते हैं सलीलावती और वप्र विजय में, तो वो जीव भी हो सकते हैं। और जो भवस्थ अवस्था वाले जीव है बिना समुद्घात वाले, वो जीव भी यहाँ पर ग्रहण किए। दूसरा प्रश्न ये है कि क्षेत्र बड़ा है, ऊर्ध्वलोक छोटा है, उसके कंपैरिजन में अधोलोक बड़ा है, इसलिए यहाँ पर जीव ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा में प्रश्न ये है कि यहाँ विशेषाधिकी क्यों कहा है, इतने सारे समुद्र आ रहे हैं, सूक्ष्म जीव तो यहाँ पर भी इतने हैं और यहाँ पर भी ठसाठस भरे हुए, लेकिन यहाँ तो बादल निगोद के जीव बहुत ज्यादा आ गए ना, तो जीव बहुत बढ़ जाने चाहिए थे, संख्या गुणा का बोल आना चाहिए, विशेषाधिकी क्यों कहा। उसका रीजन ये बताते हैं। यहाँ पर आपका 5वां देवलोक आ रहा है, तो ये 3.5 रज्जु चौड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3.5 रज्जु चौड़ा है, और यहाँ मान लेते हैं कि ये कम से कम यहाँ 3.5 रज्जु चौड़ा हो रहा है। ये 3.5 रज्जु है और ये भी 3.5 रज्जु है, लेकिन ये कितना हो रहा है, ये 3.25 रज्जु। ये समभूमि बनाइए रेड लाइन से,
रेड लाइन से 3.25 रज्जु जाने पर भी ये 3.5 रज्जु चौड़ा हुआ जा रहा है, और ये रेड लाइन से नीचे यानी कि समभूमि से ये पूरा 3.5 रज्जु आने पर चौड़ा हो रहा है। इससे डिफरेंस क्या पड़ रहा है? डिफरेंस ये पड़ रहा है कि एक तो जो स्लोप आ रहा है ना, जो ढलान आ रहा है कि दंतक जो आपके टर्न ले रहे हैं, मुड़ रहे हैं, ये दंतक जो हो रहे हैं ना, एक तो ये स्लोप ऐसा है और इसमें स्लोप ऐसा चौड़ा हुआ जा रहा है, यानी कि स्लोप ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ फर्क क्या हो रहा है? ये जो दंतक है ना, इनका अंगुल का असंख्यतम भाग बहुत छोटा है। यहाँ पर जो दंतक आ रहे हैं ये फास्ट फैलाव हो रहा है इनका, जबकि अपेक्षाकृत नीचे वाला जो फैलाव है वो थोड़ा धीमे हो रहा है। ये जो टर्न है ना, ये टर्न बहुत ऐसे 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 हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, और यहाँ पर नीचे जब आ रहे हैं तब ये थोड़ा सा खड़ा है, स्टीप है, खड़ा है। तो उसके कारण क्या होगा कि ये फैलाव चौड़ा होने के कारण यहाँ की जो प्रत्रय है ना, ये प्रत्रय बड़ी हो गई है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो प्रत्रय है ना, वो छोटी होती जा रही है। तो प्रतर छोटी है तो जीव कम हो जाएंगे, यहाँ प्रतर बड़ी है तो जीव ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ इस डिफरेंस के कारण जीव विशेषाधिकी का है। हालांकि यहाँ बादल निगोद के जीव हैं, पर ये दंतकों के फैलाव के कारण प्रत्रय चूंकि बड़ी हो गई है और यहाँ पर दंतकों का फैलाव कम है, अंगुल का जो असंख्यात्मक भाग है वो थोड़ा बड़ा है, उसके कारण प्रत्रय छोटी है। ये बड़ा हो गया ना, ये अंगुल का असंख्यतम भाग, ये देखो इतना जाने पर इतना नीचे आने पर ये बड़ा हो गया, और ये अंगुल का असंख्यतम भाग कैसा लेना, ये छोटा हो रहा है, तो उसके कारण प्रत्रय बड़ी होती जा रही। इसलिए नीचे जीव संख्या गुणा नहीं होकर के विशेषाधिक हो गए कि यहाँ बादल निगुद के जीव आ रहे। आंटी हो गया? हाँ, बोलो अनीता। बोल रहे हैं तो एक थोड़ा बार सा कंफ्यूजन है कि हाँ। ऊपर जब पत्रे जल्दी बड़े हो जा रहे तो ये जो है वो उसमें जीव ज्यादा होंगे ना, अगर जल्दी बड़े हो जा रहे तो। हाँ, तो जीव ज्यादा है ना। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि अधोलोक तिर्यक लोक में विशेषाधिक है ना। तो बादल निगोद बहुत आ गई ना। अच्छा, ठीक। बादल निगोद भी है और अधोलोक का क्षेत्र बड़ा है, तो बहुत जीव गमनागमन करते हुए आ रहे हैं, जीव अधिक उत्पन्न हो रहे हैं ना अधोलोक में, क्षेत्र जाजेरा, इसलिए तो आप 2 ज्यादा जीव मिनट रुक आते जा। जाइए, खांसी आ रहा है ना, आप रुक जाइए। श्वेता जी आप समझा दीजिए प्लीज। क्षेत्र बड़ा है तो ज्यादा जीव आ रहे हैं, इसलिए क्षेत्र निगोद के जीव भी है। क्षेत्र बड़ा है तो ज्यादा जीव आ रहे हैं ना, सूक्ष्म जीव जन्म मरण करते हुए अधिक कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं अधोलोक में। नहीं मासी, अगर वो पूरा ऊर्ध्व लोक से तो तिर्यक लोक तक ही जीव आ रहे हैं ना, अभी हम त्रिलोक का तो बात ही नहीं कर रहे। हाँ, नहीं तो जो आ रहे हैं समीप उत्पन्न हो रहे हैं, एकदम ऊर्ध्व तिर्यक लोक के जो समीप उत्पन्न हो रहे हैं वो उसकी गणना में आ गए ना, दोनों प्रतरों को स्पर्श करने वाले। हाँ, हमारा प्रश्न क्या चल रहा है कि यहाँ पर विशेषाधिक क्यों लिए संख्या गुणा लेने चाहिए, तो उसका रीजन हम क्या बता रहे हैं। मेरे तो पहले ही यहाँ पर बादल जीव क्वेश्चन आ बहुत गया है। कि ऊर्ध्व लोक में कम और इसमें ज्यादा कैसे, वो समझ रही थी मैं विशेषाधिक। हाँ नहीं, वो है, एक मिनट, विशेषाधिक क्यों बोला, संख्या गुणा क्यों नहीं बोला, तो हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ बादल निगोद के जीव है तो जीव तो बहुत बढ़ जाने चाहिए थे। हाँ। तो उसका रीजन बता रहे कि जीव क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि यहाँ पर प्रत्रय बड़ी हो गई, जब प्रत्रय बड़ी हो गई तो जीव ज्यादा आने वाले हो गए ना। नहीं, वो भी ठीक है, इसका जो डाउट था ना वो भी अलग हो गया कि भाई ज्यादा जीव आ रहे हैं, नीचे का क्षेत्र बड़ा, अधिक जीव काल करके आ रहे हैं अधोलोक में गमनागमन करते हुए, क्षेत्र बड़ा है जीव ज्यादा है, तो और अधोतिर्यक लोग को स्पर्श करके रहने वाले भी बहुत जीव हो गए। वो भी एक कारण हो गया। ठीक। हाँ सुनीता जी, विशेषाधिक क्या होता है? प्रश्न समझाया हुआ है आंटी पहले। प्रश्न नंबर पीछे अल्पबोध्व में प्रश्न ही आया हुआ है, विशेषाधिक किसे कहते हैं। हाँ, पूरा गणित से समझाया हुआ है, पुरानी हाँ। रिकॉर्डिंग देखिएगा आप। सुनीता बोलो। आंटी ये जो 469 है, अल्पबोध्व के आधार बिंदु कौन से हैं? इसमें जो ये नंबर 2 है, क्रीड़ा आदि के निमित्त रहना, इसको क्या समझे आंटी? क्रीड़ा मनोरंजन आदि के निमित्त से देवगण चले जाते हैं मेरु पर्वत पर रहने, अधोलोक में चले जाते हैं ज्योतिष और मानव्यंतर देव। अच्छा, वो आगे है ना, वर्णन आ जाएगा। मनोरंजन खेल कूद के लिए जैसे जाती है इंडिया की टीम, कहीं जाती है, कहीं की टीम यहाँ आती है। हाँ आंटी, और ये जो 470 का नंबर 4th पॉइंट है, उनसे त्रिलोक में असंख्य गुणा। हाँ,
त्रिलोक यानी तीनों लोक को जो स्पर्श कर रहा है, मारणांतिक समुद्घात के द्वारा ही संभव है। अब इसमें प्रश्न यही चला था, विक्रिय समुद्घात से भी संभव मान रहे हैं अब, कि जब भगवती सूत्र के तीसरे शतक में चला था, फिर उपाध्याय प्रवर ने कहा हाँ संभव है। पुरानी किताबों में तो था ही विक्रिय समुद्घात, अभी हटा दिया तब मैंने लिखा नहीं, लेकिन अब वापस मानना है उसको। कोई जीव जब असंख्य जम्बूद्वीप प्रमाण क्षेत्र को भर सकता है, संपूर्ण जम्बूद्वीप प्रमाण क्षेत्र को भर सकता है, तो विशाल दंड निकाल सकता है। उत्तर वेक्रिय करेगा तो लाख योजन जाजेरी होगी, सिर्फ उससे दंड भी निकाल सकता है। तो दंड के आत्म प्रदेश पूरे 1800 योजन से ऊपर नीचे थोड़े अधिक होके वेक्रिय समुद्घात से भी त्रिलोक की स्पर्शना होती है। आया क्लियर या जल्दी बोल गई थोड़ा? कोई जीव नहीं आंटी, ये तो नहीं आया। दंड आंटी ये 1 लाख योजन का मनुष्य करता है और देवता 1 लाख योजन का करते हैं, तो फिर त्रिलोक की स्पर्शना वैक्रिय समुद्घात से कैसे? वेक्रिय समुद्घात से देवों के वर्णन में क्या बताया गया है कि उनमें सामर्थ्य है, 1 लाख योजन वाले जम्बूद्वीप प्रमाण को ठसाठस भरने का सामर्थ्य है। तो अगर वो विशाल दंड निकालेंगे जब इतना बड़ा करेंगे, मान लो कि ये त्रिलोक है, ये बीच में व्हाइट पेन खाली 1800 योजन का, यहाँ से अधोलोक शुरू हो गया, तो यहाँ से कोई नीचे रहा हुआ अधोलोक में आया हुआ कोई देव, सलीलावती या और कहीं भी आया हुआ, वहां का देव अगर वेक्रिय समुद्घात कर रहा है, वो दंड निकाल सकता है, इतना बड़ा कर सकता है। उसके आत्म प्रदेशों का तांता रहेगा। संपूर्ण जब 1 लाख के योजन वाले जम्बूद्वीप को भर रहा है प्रमाण अंगुल से वो, तो यहाँ भी प्रमाण अंगुल वाले क्षेत्र जितनी वो कर सकता है क्रीड़ा आदि के निमित्त। तो आंटी ऐसा होता है क्या कि अगर जैसे पूरे जम्बूद्वीप को भर सकता है, 32 जम्बूद्वीप भर सकता है, या ऐसा, तो दंड भी उसको पूरा जम्बूद्वीप प्रमाण निकालना पड़ेगा, ऐसा होता है क्या? दंड विशाल निकालना पड़ता है। दंड छोटा बड़ा निकाल सकते हैं, बड़ा बनाना हो, बड़ा कुछ करना हो तो महान दंड निकालते हैं, और छोटी चीज बनाना हो तो छोटी दंड निकालते हैं। अपने को कोई अगर बड़ा कपड़ा सुखाना हो, थोड़ा हाथ दूर लेके ऐसे बड़ा झटका देते हैं। पास से छोटी सी कोई है तो ऐसे भी कर सकते हैं छोटी सी चीज को। तो उसी प्रकार छोटा बड़ा चाहे जैसा दंड निकाल सकते हैं। तो 1800 योजन का अगर वेक्रिय शरीर बना भी ले तो बाधा नहीं है, दंड निकाल। 470 एक बार आप पूरा समझा देना, एक दूसरे से कैसे असंख्य गुना विशेषाधिक हो रहे हैं। यही हुआ। 1 मिनट आंटी, मैं तिर्यक लोक बता दूं एक बार डायग्राम में। तिर्यक लोक किसको बोलेंगे? सॉरी, त्रिलोक की स्पर्शना किसको बोलेंगे? त्रिलोक की स्पर्शना मतलब ये हो गई कि ये पूरा अधोलोक है, ये आपका बीच का तिर्यक लोक है, और आपका ये ऊपर ऊर्ध्वलोक आ गया। तो कोई जीव यहाँ रहा हुआ है या नीचे कहीं पर भी रहा हुआ है, वैक्रिय समुद्घात की बात नहीं कर रही हूँ, मारणांतिक समुद्घात रहा हुआ है, मारणांतिक समुद्घात से अपने आत्म प्रदेशों को इस अधोलोक में है, यहाँ से तिर्यक लोक में ले जा रहा है, तिर्यक लोक से ऊर्ध्वलोक में ले जा रहा है। तो तीनों लोक की स्पर्शना हो गई ना उस जीव की, उस अपेक्षा से त्रिलोक वाली बात कही गई है। तो वैक्रिय समुद्घात में आंटी बोल रहे हैं कि यहाँ अधोलोक में थोड़ा सा नीचे सलिलावती या बपर विजय में कोई देवता रहा हुआ है, अपना दंड वो 1800 योजन का निकाल रहा है वो जीव, थोड़ा तो और यहाँ पर ऊर्ध्वलोक, थोड़ा बड़ा, तभी तो 3 लोक होगा। हाँ, फिर थोड़ा सा बड़ा दंड निकाला उसने कि वो ऊर्ध्वलोक में भी दंड चला गया, उस अपेक्षा से वो तीनों लोक की स्पर्शना वैक्रिय समुद्घात से कर सकता है, ऐसी संभावना चल रही है। हो गया आंटी, अब आप ये समझा दीजिए आंटी, ये वाला क्वेश्चन 470। कौन सा हो गया? 470 में आंटी 1 और 2 पॉइंट तो समझा दिए थे कि क्यों विशेषाधिक है। वो सुनीता जी बोल रहे हैं कि आगे 3, 4, 5, 6 भी आप समझा दीजिए। अभी 3, 4, 5 अभी पढ़ लेना पॉइंट, वो सुनीता बोर्ड में समझाई है ना श्वेता। तिर्यक लोक में क्यों अधिक है? तिर्यक लोक का क्षेत्र बड़ा हो गया, उनकी तो क्षेत्र थोड़ा सीमित ही है, 1800 योजन का क्षेत्र, ये इसमें आ गया 473 में। और त्रिलोक वाले जो मारणांतिक समुद्घात करके रहते हैं, तो वहां तो क्षेत्र और भी बड़ा हो गया ना, तो मारणांतिक समुद्घात वाले जीव ज्यादा हो गए, इसलिए वो असंख्य गुणा हो गया। उस त्रिलोक से ऊर्ध्वलोक का क्षेत्र बड़ा है, उस अपेक्षा से महाअसंख्य गुणा हो गए, और ऊर्ध्वलोक से पूरे अधोलोक का क्षेत्र बड़ा है, वहां पर फिर विशेषाधिक की बोले, क्षेत्र विशेषाधिक अपेक्षा से वहां पर विशेषाधिक का। बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दी। बोलो अनीता। आंटी 1 मिनट। अनीता जी, मानसी, यहाँ थर्ड पॉइंट में 469 में थर्ड पॉइंट में हम सिर्फ मारणांतिक और वेक्री क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे आहारक और सभी तो लेना है ना, सभी है। बोले थे ना अभी। हाँ वही सभी लेना है ना यहाँ पे, तो यहाँ ऐड करें या ऐसे रहने दें? अल्प होता है ना, लिख देना चाहिए था मुझे। हाँ लिख के रख लो। हाँ ठीक। वो अल्प होते हैं इसलिए कई बार गौण कर देते हैं।
गौण करके कथन करते हैं ना, उसे परिस्थूर न्याय कहा जाता है दर्शन शास्त्र में। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी अपने 1800 योजन का ही क्यों बोल रहे हैं? देव की 1800 योजन क्यों नहीं दंड, उससे बड़ा दंड क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्या बाधा है? निकाल सकते हैं, वही तो कह रहे हैं वैक्रिय समुद्घात। हाँ हाँ वही तो बोल रही हूँ, बाधा क्या है? नहीं बाधा नहीं है, दिया हुआ नहीं था ना अभी आगम स्तुक मंजूषा में, पुरानी किताबों में था, तब फिर उपाध्याय प्रवर ने कहा हाँ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और ये जो बोल चल रहा है 470 में, ये तो अनंत का ही बोल चल रहा है ना? किसका चल रहा है? अनंत, अनंत सबसे थोड़े, पहला बोल अनंत का, अनंत का है। अनंत से फिर वो विशेषाधिक असंख्य गुणा अनंत से, अनंत की व्याख्या चल रही है ना? हाँ ये डालापाला से अब ये समझ में आ पांचों रहा है को भाभी एक जी। जैसा देखो विनीता, पांचों एक जैसा ले लिया। नोट में क्या लिखा हुआ है, शास्त्र में तो सब अलग अलग है। अगर पृथ्वी का एक का करेंगे तब तो फिर असंख्य ही बोलना पड़ेगा, खाली वनस्पति का एक का बोल आएगा तब अनंत बोलना होगा। अनंत का बोलना पड़ेगा। जीव का हाँ। बोलोगी तब अनंत बोल दोगी, बाकी 18 बोलो में तो असंख्य का ही। अच्छा 18 नहीं, इसका छोड़ दो, जीव में और वनस्पति के वनस्पति में छोड़ के, हाँ उनके पर्याप्त अपर्याप्त भी छोड़ दो, तो बाकी के लेने पड़ेंगे ना। अलग अलग बोलोगी तो असंख्य का भी बोला, असंख्य का बोला जाएगा। हाँ हाँ, तो ये अब समझ में आ रहा है भाभी जी, वो डालापाला करने के बाद अब असंख्य अनंत का बोल क्लियर हो रहे हैं। नहीं वो बोर्ड में कर रही है ना अभी, इसलिए भी और क्लियर होता है। हाँ और खैर बहुत अच्छा समझा रहे हैं श्वेता जी, तो मतलब आंटी 6 बोल छोड़ देंगे ना अपन 470 में, जीव वनस्पति के पर्याप्त अपर्याप्त, तो अपन 6 बोल छोड़ेंगे ना। हाँ और जीव के भी पर्याप्त अपर्याप्त, जीव के 3 वनस्पति के 3 छोड़ दो, बाकी असंख्य के बोल रहे। 6 छोड़ो तो कितने गए, पीछे बचे 14। 6 में अनंत और बाकी में असंख्य, ठीक है। हाँ बोलो सुनीता। प्रणाम भाभी जी जो 470 में है ना, उन तिर्यक लोक में असंख्यात गुना, फिर उससे बाद में दिया त्रिलोक में असंख्यात गुना। तो त्रिलोक में अपने को, त्रिलोक तो अपने पूरा नहीं लेंगे ना, फिर ऊर्ध्व लोक का कुछ भाग ही लेंगे ना। नहीं कुछ भी लो, जो पूरे 14 रज्जु को स्पर्श कर रहे हैं सुनीता, वो भी उसमें आ गए, जो सिर्फ 1800 योजन झाझेरी स्पर्श कर रहे हैं। तिर्यक लोक से थोड़ा ऊपर और तिर्यक लोक के थोड़ा नीचे, थोड़े से ऊपर वाला जीव है नीचे आके उत्पन्न हो रहा है, तो वो भी आ गया त्रिलोक में। अच्छा त्रिलोक में अपने पूरा 14 रज्जु ले लेते हैं, तो फिर उससे ऊर्ध्व लोक में असंख्यात गुना, तो फिर तो खाली ऊर्ध्व लोक का ही तो वो लेना हुआ ना क्षेत्र। फिर उसमें तो त्रिलोक में कितनी देर रहेंगे जीव, तो थोड़ी थोड़ी देर स्पर्श करके हटते जाएंगे ना, जहाँ उत्पन्न होना है हो जाएंगे। समुद्घात में कितनी देर रहेंगे, और यहाँ तो जीवन पर्यंत रहने वाले जीव है, तो भी देखो। अच्छा काल की अपेक्षा घटित करना है फिर ऊपर में, काल से करो, राशि वहां चली जाएगी, और वो जो वहां जाएंगे वो रुकेंगे लंबे काल तक, चाहे पृथ्वी का एक भी है। जगन्य लेना है तो 1800 योजन प्लस नीचे की एक प्रतर प्लस ऊपर की एक प्रतर, 1800 योजन प्लस 2 प्रतर तो जगन्य हो गई उत्कृष्ट 14 रज्जु, ऐसा बोलेंगे ना। हाँ ठीक है। और फिर ऊर्ध्व लोक में तो वैसे तो क्षेत्रफल तो त्रिलोक की अपेक्षा कम हो गया, लेकिन ऊर्ध्व लोक में अपने ऐसे बोलिए ना कि जीव वहां पर चिरकाल तक रह सकते हैं। 1 मिनट, त्रिलोक वाले जीव है, जो एक जीव है वो तो एक ही लंबी धारा में रहेगा ना, ऐसे शरीर और ऊर्ध्वलोक कितना छोड़ा है, कितने सूक्ष्म आदि, फिर भी देखो कितनी बड़ी संख्या में मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीव, असंख्यात गुना, असंख्य गुना आ गया है। अनंत जीव है मारणांतिक समुद्घात करते हुए भी, प्रति समय अनंत जीव। उसके अलावा जो त्रिलोक को स्पर्श नहीं करने वाले भी मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं, ऊर्ध्वलोक का ऊर्ध्वलोक में उत्पन्न हो रहे हैं। अच्छा फिर जीव कितने अधिक है। फिर उससे अधोलोक में विशेष, त्रिलोक को स्पर्श करने वाले एक रज्जु की चौड़ाई में ही मानेंगे। अब वो वापस बताऊंगी ना मैं, एक डाउट है ना उसमें। अच्छा ठीक है। हालांकि फिर दे दिया था वो प्रश्न में उस दिन पढ़े, तब मैंने कहा ना छोड़ दो, चित्रस्नाल में ही वो एक बार छोड़ दो उसको। ठीक है। प्रणाम भाई, ये एकेंद्रीय और 5 स्थावर, इसमें क्या समझना? इसमें कुछ नहीं, समुच्चय एकेंद्र का प्रश्न पूछा गौतम स्वामी जी ने, उसमें सभी सम्मिलित है, 5 प्रकार के स्थावर सम्मिलित है, तो उसमें पूछा जाएगा तो शरीर कितने, 4 शरीर बोल देंगे, वायु का सम्मिलित है तो वेक्रिय शरीर, वेक्रिय समुद्घात आदि बढ़ जाएगा। फिर अलग अलग एक एक की परीक्षा है, पृथ्वीकाय में कितने शरीर है, कितने मानव समुद्घात है, तो वेक्रिय समुद्घात नहीं आएगा ना पृथ्वीकाय में। हाँ
शास्त्र अच्छा, में इस इसमें बात एक का इंद्रिय में पांचों समझना और 5 स्थावर में अलग अलग समझना, ऐसे 6 बोल। हाँ हाँ और अगले वाले इनके पर्याप्त, तो उसके बाद वाले इन 6 बोलों के अपर्याप्त। हाँ हाँ, ठीक है भाई। सुनीता जी आपका हो गया था? हाँ मेरा हो गया। आंटी ये जो 470 के नीचे नोट है, शास्त्र में 20 बोलों की अल्प बहुत्व अलग अलग दी गई है। आंटी इसका कोई शेयर कर सकता है ग्रुप में? आगम में है कि भाई जीव की अल्प बहुत्व चली है, उसके बाद में तिर्यंच की, फिर एक केंद्र की, ऐसे अलग अलग चली है। अच्छा वो, अच्छा ठीक है आंटी। हाँ, हाँ उसको थोकड़े में सम्मिलित रूप में कर दिया छोटा करने के लिए। अच्छा ठीक है। हाँ। प्रतिभा जी। हाँ प्रतिभा हाँ, पढ़ो। प्रश्न 474। क्षेत्र की अपेक्षा नैरेकों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर। पॉइंट नंबर 1, त्रिलोक में सबसे थोड़े। पॉइंट नंबर 2, अधोलोक तिर्यक लोक में असंख्य गुणा। पॉइंट नंबर 3, अधोलोक रहने का स्थान में असंख्य गुणा। प्रश्न 475। त्रिलोक में नैरेयिक किस अपेक्षा से कहे गए हैं? उत्तर। मेरु पर्वत, अंजनक पर्वत, दधिमुख पर्वत पर रही हुई बावड़ियों आदि में तिर्यंच पंचेंद्रिय रूप में उत्पन्न होने वाले मारणांतिक समुद्घात की अवस्था में रहे हुए नैरेयिक जीव तीनों लोक का स्पर्श करते हैं। प्रश्न 476। मेरु पर्वत आदि कहाँ हैं और कितने ऊंचे हैं? उत्तर। 1, 5 महाविद्य क्षेत्रों में 5 मेरु पर्वत हैं। जम्बू द्वीप का मेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है। शेष 4 मेरु पर्वत 85,000 योजन के हैं। पॉइंट नंबर 2, काले रत्न के अंजन रत्नमय स्वच्छ सुंदर 4 अंजनक पर्वत नंदीश्वर द्वीप में हैं। ये 85,000 योजन के हैं। पॉइंट नंबर 3, 65,000 योजन के 16 दधिमुख पर्वत भी नंदीश्वर द्वीप में हैं। नोट 1, इन पर्वतों पर बहुत से वाण व्यंतर देव देवियां उठते हैं, बैठते हैं और अपने पुण्य फल का अनुभव करते हुए विचरते हैं। 2, यद्यपि वृत्त वैताढ़्य पर्वत भी 1000 योजन ऊंचे हैं, किंतु टीका में इन पर्वतों की बावड़ियों का उल्लेख नहीं है। अब रुको एक मिनट। 474 में देखिए, नेरिक त्रिलोक में सबसे थोड़ा है। क्या सदैव रहते हैं त्रिलोक में? इसमें तो बहुत जल्दी हैंड रेस सब आ जाने चाहिए, बहुत सारे। प्रतिभा? नहीं, सदैव नहीं रहेंगे, विरह हो जाएगा जब उत्पत्ति हाँ का। विद्या जी, आप क्या बोल रहे थे? सदैव नहीं रहेंगे, एक तो विरह में और एक ये खाली जब मरणांतिक समुद्घात करेंगे उस समय त्रिलोक में जाएंगे। नहीं, मारणांतिक समुद्घात भी जरूरी नहीं है कि त्रिलोक की स्पर्श ना हो। कोई है ऊर्ध्वलोक की बावड़ियां आदि में नहीं उत्पन्न होगा, वो अधोलोक से लेकर सिर्फ अधो तिर्यक लोक के समीप आकर उत्पन्न हो रहा है, तो 2 की स्पर्शना हो गई उसके। एक में भी हो सकती है। नेरिक है, सलिलावती, वप्रा, या जो समुद्र है, असंख्य समुद्र है, 1000 योजन कह रहे हैं, तो नीचे का 100 योजन अधोलोक में, अधोलोक से अधोलोक में मारणांतिक समुद्घात कर लिया तो भी नहीं होंगे। तो इन अपेक्षाओं से मान लो उद्वर्तन का विरह नहीं है, और विरह नहीं होने पर भी जरूरी नहीं है कि त्रिलोक की स्पर्शना होती है। ये 2 कारण पेंसिल से साइड में लिख लो। पहला तो उद्वर्तन का विरह हो तो नहीं हो सकते हैं, या उद्वर्तन का विरह न हो तो कोई एक प्रकार को स्पर्श कर रहा है, यानी अधोलोक में मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, कोई अधोलोक और ऊर्ध्व अधो तिर्यक लोक को स्पर्श कर रहा है, कोई त्रिलोक तक जा रहा है तो 3 को स्पर्श कर रहा है। जो 6 विभाजन किया गया है ना, उसमें से 3 को स्पर्श कर रहा है। साइड में लिख के रख लीजिए।
आंटी ये बावड़ियां बनाइए, ऐसे तो पहले समझाया हुआ है कि ये पूरा आपका एक तिरछा मिनट, लोक है मेरा हटा नंदीश्वर। दो, एक बार पिन हटाओ फिर बताओ, नहीं तो दिखता नहीं है पूरा। हाँ, ये नंदीश्वर द्वीप बताया, ये बीच में जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाद नंदीश्वर द्वीप आ रहा है। अब इसमें पर्वत कैसे रहते हैं, ये बीच वाला एक अंजनक पर्वत रहता है, इसके पूर्व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण दिशा में ऐसे ये बावड़िया ही बोलते हैं ना आंटी, जिसके अंदर दधिमुख होता है। बावड़ियां तो हैं, ऐसे एक राउंड लाख बावड़िया बनाइए। 1 लाख योजन की जम्बू द्वीप प्रमाण की ये एक बावड़ियां है चारों तरफ, इनके और अंदर इसके 65,000 योजन के दधिमुख पर्वत है। ये दधिमुख पर्वत है। फिर ये ऐसा जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसा इस दिशा में भी आएगा, इस दिशा में भी आएगा, इस दिशा में भी आएगा। तो ऐसा करके ये 1 2 3 4 तो अंजनक हो गए, 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4 इधर, तो ऐसे 16 दधिमुख पर्वत हो जाएंगे। और आंटी क्वेश्चन 476 के कहा में चंद्र बिंदु है, वो उसकी मिस्टेक है। वो भेज दिया था ना, अच्छा भेजा नहीं, नहीं ये ग्रुप कहाँ चंद्र बिंदु लगा लो 476 प्रश्न में। हाँ पढ़ो। जी, आपकी कोई जिज्ञासा है क्या? नहीं, मेरी हो गई भाई। प्रश्न 477, अधोलोक तिर्यक लोक में नैरेय कहाँ है? उत्तर, तिर्यक लोक के असंख्य द्वीप समुद्रों में तिर्यंच पंचेंद्रिय और अढ़ाई द्वीप में कर्म भूमिज मनुष्य रूप में उत्पन्न होने वाले मारणांतिक समुद्घात की अवस्था में रहे हुए नैरेय अधोलोक तिर्यक लोक में कहे जाते हैं। प्रश्न 478, अल्प बहुत्व में नैरेय 3 क्षेत्रों में ही कहे गए हैं, शेष 3 क्षेत्रों में क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं? उत्तर, ऊर्ध्वलोक और ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक में मारणांतिक समुद्घात से उत्पन्न होने वाले नैरेय त्रिलोक में कहे जाते हैं, और तिर्यक लोक में उत्पन्न होने वालों में अधोलोक तिर्यक लोक का योग होता है, इसलिए नैरेय 3 क्षेत्रों में ही कहे गए हैं। एक बार बोर्ड में बता दो। आंटी ये कौन सा, ये जो एक्सप्लेनेशन में लास्ट अभी जो पढ़ा वो इसमें है ना, इसके 478 का है कि मारना 3 ही क्यों बोल दिए हैं, 6 बोल क्यों नहीं पाए जा रहे हैं नेरिक में? तो नेरिक नीचे 2 लोक में, वो ऊर्ध्व लोक में अगर जाएगा। हाँ फरमाइए आंटी, फरमाइए ना। तब वो त्रिलोक की अवस्था हो गई उसके। ऊर्ध्व तिर्यक लोक में क्यों गिनेंगे? अधोलोक से जा रहा है, त्रिलोक को स्पर्श किया और ऊर्ध्व लोक में उत्पन्न हो रहा है बावड़ियों में, तो उसकी त्रिलोक की स्पर्शना में आ जाएगा। ऊर्ध्व तिर्यक लोक में उसको नहीं गिनेंगे उस नेरिक को, तो ये एक बोल छूट गया। हाँ, एक ये और पॉइंट जो आपने ऊर्ध्व तिर्यक लोक में भी उत्पन्न होंगे वो सारे त्रिलोक की गणना में आ जाएंगे। हाँ, आप एक्सप्लेन कर दो, ड्राइंग कर थोड़ा बता के। ये अधोलोक है, कोई नैरिक यहाँ रहा हुआ है मान लीजिए नरकावासों में, और वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, तो मारणांतिक समुद्घात करके ऊर्ध्वलोक में जो पर्वत गया उनकी बावड़ियों में जो उत्पन्न हो रहा है, तो वो जीव यहाँ से निकला, तिर्यक लोक की स्पर्शना करते हुए फिर ऊर्ध्वलोक में उत्पन्न हो रहा है ना, तो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो ऊर्ध्वलोक में उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वो त्रिलोक की स्पर्शना करता हुआ जा रहा है मारणांतिक समुद्घात से। इसलिए उसको क्या कहेंगे कि ये ऊर्ध्वलोक भी नहीं लेंगे, और यहाँ पर ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक के क्षेत्र वाली जितनी भी प्रतरें आ रही है उनमें भी उत्पन्न हुआ उसको नहीं मानेंगे, उसको सीधो त्रिलोक की स्पर्शना कह देंगे, क्योंकि वो तीनों लोक को स्पर्श कर रहा है। उसी तरह से कोई नैरिक यहाँ से इस तिर्यक लोक में उत्पन्न हो रहा है, तिर्यक लोक में द्वीप समुद्रों में या कर्म में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो रहा है, तो वो चूंकि अधोलोक से तिर्यक लोक में जा रहा है ना, तो यहाँ पर हमने अधोलोक तिर्यक लोक का योग क्षेत्र कह देंगे उसको, तिर्यक लोक वाला बोल नहीं लेंगे। तो 3 बोल नहीं लेंगे, ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक और एक तिर्यक लोक, ये 3 बोल यहाँ पर नहीं लेंगे। एक बार सब ड्राइंग कर लो अपने हाथ से, चाहे अपनी बुक में एक साइड में कर लो, 3 बोल बना लो, थोड़ा सी इजी हो जाएगा। एक और क्या प्रश्न पूछ रहे थे? हाँ सोनम। हाँ श्वेता दी, जैसे अभी कोई नैरिक अधोलोक से तिर्यक लोक में हो रहा है, तो फिर वो तिर्यक लोक नहीं लेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अभी लास्ट सेकंड पॉइंट जो आपने बोला था, अधोलोक तिर्यक लोक का योग कह देंगे ना।
नहीं, अगर वो मतलब उसकी समीप नहीं हो कि तिर्यक लोक में ही हो रहा है, तो भी उसको अधोलोक तिर्यक लोक। तो भी उसको अधोलोक तिर्यक बिना लोक ही स्पर्श कहा किए जाएगा। बिना कैसे आएगा? अच्छा, वो स्पर्श तो करेगा अधोलोक और और तिर्यक वहां लोक। जब उत्पन्न हो जाएगा तब तो वो फिर नेरिक है नहीं, वो तो हाँ, मनुष्य या तिर्यंश बन गया। वो तो फिर क्योंकि आंटी सिर्फ सब जगह मानव के होगा, वो समुद्घात से, तो फिर आंटी मारणांतिक समुद्घात से ही हो रहा है, इसके लिए नहीं लिया ना, भवस्थ अवस्था नहीं है इसलिए नहीं लिया ना। हाँ, और हम्म। नहीं, दूसरी बात है, अगर असमय मरण से भी जा रहा है तो असमय मरण से तो वो मनुष्य या तिर्यंश की आयुष का वेदन कर रहा है। नरक में काल कर गया, सीधा का सीधा जंप कर रहा है, तो किसकी आयुष का वेदन कर रहा है? नेरिक है ही नहीं, वो मरणांतिक समुद्घात में ही घटित होगा। हो गया क्लियर समझ हुआ? जी, आया आंटी मुझे फरमाए वो। नहीं श्वेता दी, एक बार नहीं आंटी, एक बार फिर से क्लियर करिए ना लास्ट सेकंड वाला पॉइंट की तिर्यक लोग क्यों लिया, क्यों नहीं लिया। हाँ, कह रही हूँ, हाँ, जो तो स्पॉटलाइट हटा दो। अधोलोक से जो आ रहा है नेरिक काल करके तिर्यक लोक पे मनुष्य रूप में उत्पन्न हो रहा है मरणांतिक समुद्घात से, तो वो आयु किसकी वेदन कर रहा है? नेरिक की। और वो दो प्रतर अधोलोक को भी स्पर्श कर रहा है और अधो तिर्यक लोक को भी स्पर्श करता हुआ आया ना। अभी तक नेरिक की आयुष है, और जैसे हाँ, ही तिर्यक लोक में उत्पन्न हुआ तब आयुष किसकी वेदन करेगा? तिर्यंश। तिर्यंश या मनुष्य की। हाँ, तो तो वो फिर नैरेक नहीं कहलाएगा उसमें, इसलिए। कहलाएगा, तो मरणांतिक समुद्घात में ले रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि भाई तुम बोलोगे कि कोई असमया मरण से आ रहा है, मरणांतिक समुद्घात से नहीं, सीधा काल करके आ रहा है कंदुक गति से, तब वो किसकी आयु वेदन कर रहा है? उसको नेरिक नहीं कहेंगे, वो भी मनुष्य या तिर्यंश की आयुष का वेदन कर रहा है, नेरिक नहीं कहलाएगा ना। हाँ, उत्पत्ति के समय वो उत्पन्न हो गया तिर्यक लोक, तो हम स्पर्शना क्यों बोले? वो नेरिक है ही नहीं। ठीक है आंटी। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ, आंटी, नरक गति के जीव सिर्फ तिर्यंश और मनुष्य में ही उत्पन्न होते हैं, बराबर? तो वो तिर्यंश में अगर जा रहे हैं तो क्या वो देवलोक की बावड़ियों में भी तिर्यंश रूप में उत्पन्न हो सकते हैं? देवलोक की बावड़ियों में तिर्यंश है ही नहीं, इसीलिए देखिए स्थान स्थान पर यहाँ दिया है ना कि इन पर्वतों की बावड़ियों में, जो तिर्यक लोक से निकले हुए पर्वत हैं उन्हीं की बावड़ियों में तिर्यंश है, देवलोकों की बावड़ियों में नहीं है। चाहे नीचे भवनवासी देव है अधोलोक में, वहां भी बावड़ियां आती है, उनमें भी तिर्यंश नहीं है, वहां पे भी नहीं है। हाँ आंटी, वही पूछ रही थी। कमला जी मरोती। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो। अच्छा, ये जो नंदीसर द्वीप की बात आई है ना 476 में क्वेश्चन में, ये क्या जम्बू द्वीप इसके मेरू पर्वत के आसपास में है क्या? नहीं नहीं, 8वां द्वीप है। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धात के खंड आदि करते हुए जाएंगे ना, ये जम्बू द्वीप पहला द्वीप है, वो 8वां द्वीप है। और उसके बाद है 2.5 दिन के बाद? उसी द्वीप में 8वें नंदीश्वर द्वीप में है ये पर्वत। नहीं, वो कहाँ पे है ये? 8वें नंबर का द्वीप है, असंख्यात द्वीप समुद्र है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। पहला नंबर जम्बू द्वीप है, दूसरा नंबर द्वीप का कौन सा आएगा? धात के खंड आएगा, बीच में लवण समुद्र आ गया, फिर धात के खंड, फिर अर्ध पुष्कर, पुष्कर द्वीप आ जाएगा ना द्वीप में, तो पुष्कर द्वीप तीसरे नंबर पर आया। वैसे 8वें नंबर पर नंदीश्वर द्वीप है। तो नंदीश्वर द्वीप में देवता लोग ही जाते होंगे? हाँ, विद्याधर चले जाते हैं, चारण मुनि जाते हैं, वो विद्याचारण जंगाचारण मुनि का पढ़े थे ना थोकड़ा कमला भाई, वो भी जाते हैं ना। नहीं, नंदीसर द्वीप में नंदीसर द्वीप में कुछ अपने तीर्थंकर में का भी कुछ होता है क्या वहां पर? क्या होता है? हाँ, तीर्थंकर का भी कुछ, तीर्थंकरों के कल्याणक 54 कल्याणक पर नहीं, बाकी जन्म आदि 4 कल्याणक है, उनमें 28 महोत्सव मनाते हैं। हाँ, ऐसे ही नंदीश्वर का नाम सुना हुआ, इसलिए ईश्वर द्वीप का, तो उसकी रमणीयता आदि का इतना उल्लेख है आगमों में, तो चारण मुनि आदि भी देखने के लिए चले जाते हैं। ये ना आंटी आपको 1153 क्वेश्चन में मिल जाएगा, प्रश्न के थोकड़े में कमला आंटी, इसी किताब सारे नाम। 1153। शोभा आंटी। हाँ शोभा भी। भाभी जी, पंडक वन में सब जगह बावड़ियों में ही ना इनको तिर्यंश प्रतिनिधि के रूप में उत्पन्न बता रहे हैं, तो वहाँ बाकी और नहीं होते हैं क्या? 4 तिर्यंश होते हैं ना? बहुत अल्प, बहुत अल्प होंगे। बहुत अल्प। देव प्रायोग्य भूमि है ना, देवों के क्रीड़ा स्थल है, मनोरंजन स्थल है, तो ऐसे कम पर होते तो है, हो सकता है, लेकिन कहीं उल्लेख नहीं कर रहे हैं पंडक वन। हाँ, वही कहीं उल्लेख नहीं है ना, खाली नहीं। अब जैसे नंदन वन आदि देवों के घूमने योग्य होती है ना, वहाँ नहीं होते हैं।
अच्छा, खाली बावड़ियों में अब मोस्टली जैसे द्वीपों में भी क्या करते हैं, देखिए एक एक अढ़ाई द्वीप के बाहर इतने द्वीप है, उन द्वीपों में कितने देवों की राजधानियां आदि आ रही है, तो उनमें इतने अभियोगी, उनके आत्मरक्षक देव चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं। वहां तो तिर्यंच बता ही रहे हैं, स्थलचर पांचों बता रहे हैं, भेद स्थलचर जलचर सभी बता रहे हैं। तो अब अपने घर में भी कोई गाय भैंस घोड़ा इस तरफ आता रहेगा तो कोई को हटा ही देंगे ना, तो वहां भी आसपास वो घेरे हुए रहते हैं, आने नहीं देते हैं। उधर है उन्हें पर भी है, उधर बहुत अल्प कोई हो तो वो नहीं, कहीं उल्लेख नहीं है इनका। आंटी आप हमको जब पढ़ाए थे ना बहुत पहले ये थोड़ा, तब शायद ऐसा चला लिखा था, मेरा लिख रहा है कि बावड़ियों के बाद पंडक वन में स्थलचर वगैरह हो सकते हैं, सिर्फ बावड़ियों के बाद। कोई थोड़े बहुत, वही कह रही हूँ, बाकी नहीं हाँ, होंगे थोड़े कि देवों की वो है, गुफाओं में भी नहीं होंगे, कम होंगे। देव प्रायोग्य भूमि है ना, वो रमण कर रहे हैं, उनके क्रीड़ा स्थल है मेरू पर्वत आदि सभी। पंडक वन में तो गुफाएं थोड़ी है ऊपर, मतलब एकदम नहीं टॉप में। नीचे है ना, उर्दुलोक के क्षेत्र में नीचे है कहीं तो आंटी। नहीं नहीं, पहली बात है पंडक वन में भी क्यों नहीं हो सकती है, 40 योजन ऊंची चूलिका जा रही है, तो कोई हो भी सकती है ना उसमें भी गुफा शुरभा में। अच्छा, जैसे पूरा मेरू ऐसे जा रहा है, कहीं भी हो सकती है गुफा। भाभी जी आप फरमा हाँ, रहे कि बावड़ियों में नहीं होगा, बाकी उसके जो बाहर स्थल है उसमें तिर्यंच पंचेंद्रिय आदि हो सकते हैं वैसे। बहुत कम होने की संभावना कम है, क्योंकि सब जगह बावड़ियों का ही उल्लेख है। ठीक है बात। सुनीता जी काठिया। हाँ, प्रणाम आंटी। हाँ, आंटी जी, ये डाला पाला का थोकड़ा से संख्या और अनंत इसमें कैसे समझना? ये जो अभी इसमें आ रहे ना, वो विनीता जी बोल रहे थे कि अच्छे से समझना, इसकी कनेक्टिविटी समझ में नहीं आई। नहीं, डाला पाला के थोकड़े में जो असंख्य के असंख्य प्रकार आदि बताएं, अब उसको अपन यहाँ खोल नहीं सकते हैं। जैसे मान लो कि नेरिकों की बात चल रही है, असंख्य गुणा, वो उससे असंख्य गुणा, तो कौन सा असंख्य गुणा ले? असंख्य के भेद में परित का लें, पहला ही मध्यम परित असंख्य आ जाएगा ना, अजगन्य अनुत्कृष्ट, पहला भेद लें, असंख्य गुणा के असंख्य भेद हो जाते हैं, कौन सा लें ये अपने पास अभी उपलब्ध नहीं है। इतना समझ वो पढ़े तो कि ये इतना बड़ा है, बहुत विशाल राशि, इतना तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी ठीक, आंटी आज इतना ही रखें। हाँ, टाइम भी हो गई, पता ही नहीं चला। ठीक, प्रणाम भाभी जी, जय जिनेन्द्र।